उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं इस हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर कहता है कि द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द smallest sector. Given that the radius of the circle is 5 centimeter, find the perimeter of the smallest sector. ठीक है बेटा, सिलसिला क्या है कि एक सर्कल को जो है वो 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, सच डैट के वो जो एंगल्स है ना बेटा, एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यानी कि पहले मैं एक यहाँ पे सेक्टर आपको बना के दिखा दूं और एज्यूम करो कि ये बेटा एक स्मॉलेस्ट सेक्टर है। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट सेक्टर है। तो कहता है कि सर्कल को 6 सेक्टर्स में किया हुआ है डिवाइड, और एंगल्स जो है बेटा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा हर एंगल जो है वो इक्वल नहीं होगा, हर सेक्टर का एंगल इक्वल नहीं होगा। फिर आपको एक कंडीशन दी हुई है कि एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है बेटा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं जो है सबसे पहले आप ये देखो कि इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा मार्क कर देता हूँ। इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा मार्क कर देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर है। एज्यूम करो कि ये स्मॉलेस्ट सेक्टर है। फिर उसके बाद बेटा एक और होगा सेक्टर। ठीक है, वो एज्यूम करो उससे थोड़ा बड़ा है। फिर एक और सेक्टर है, एज्यूम करो वो उससे बड़ा है। फिर एक और सेक्टर है, वो और बड़ा है। फिर एक और सेक्टर है, वो और बड़ा है। फिर और सेक्टर है, और बड़ा है। तो ये 6 सेक्टर्स कुल मिला के एक पूरा सर्कल आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, लेकिन अभी मैं आपके सामने जस्ट क्या बना रहा हूँ, स्मॉलेस्ट सेक्टर खाली मैंने बनाया है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, इस सेक्टर का जो है वो पैरामीटर निकालना है। तो एक तो बेटा हमें पता है कि रेडियस इज 5, तो ये जो रेडियस है ये भी 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पे आर्क लेंथ निकालनी होगी, जो कि किस तरह आएगी, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा करके, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय थीटा करके ये आर्क लेंथ हमें चाहिए होगी। इस स्मॉलेस्ट सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। तो जाहिर सी बात है बेटा, हमें थीटा की भी वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, अब सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 6 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म जो है बेटा वो ए है, दूसरी टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, फिर उसके बाद तीसरी टर्म हो जाएगी ए प्लस 2 डी, फिर उसके बाद जो है बेटा फोर्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस 3 डी, फिर फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस 4 डी, और सिक्स टर्म हो जाएगी ए प्लस 5 डी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और थीटा समझो हमारा ए है। अब ये जो मैंने यहाँ पे थीटा रखा है, ये क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट सेक्टर का एंगल है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे पहली टर्म है। सो बेटा कंडीशन क्या दी हुई है कि जो सबसे बड़ा वाला सेक्टर है उसका एंगल इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। ठीक है बेटा, तो जो सबसे बड़ा वाला जो सेक्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका एंगल जो है वो 6 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। यानी कि जब सबसे स्मॉलेस्ट सेक्टर के एंगल को बेटा ए बोला है, तो वो सेक्टर जो कि सबसे बड़ा वाला है उसका एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 डी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंडीशन आपको दी हुई है इसके हिसाब से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 6 टर्म है बेटा, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, इट इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, इट इज 4 टाइम्स u1। इस बात से बेटा एग्री करते हो सब, बताओ, आसान इंग्लिश और आसान उर्दू में। जब सबसे स्मॉलेस्ट सेक्टर का एंगल बेटा मैंने ए रखा है, और आपको पता है कि एंगल्स जो हैं वो क्या है, बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सबसे जो बड़ा वाला सेक्टर होगा उसका एंगल हो जाएगा 6 टर्म, यानी कि ए प्लस 5 डी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस 5 डी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। इस बात से बड़ा एग्री करते हैं, बताइए। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा वाला सेक्टर है उसका एंगल इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन इस्तेमाल करते हुए हमने ए और डी से कनेक्टिंग पहली इक्वेशन बना दी। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए और डी से कनेक्टिंग दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। अब सिंस आपको पता है बेटा कि एक सर्कल जब आपके पास होता है तो सम ऑफ ऑल एंगल बेटा 360 के बराबर होता है, यानी कि हम बोलेंगे 2 पाई के बराबर है। यानी कि सारे एंगल्स का सम बेटा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, इजंट इट। इस बात से एग्री करते हो, बताओ।
तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जितनी भी टर्म्स है मेरे पास, ये 6 टर्म्स जो मैंने लिखी हुई है, इन सब का सम जो है बेटा वो मेरे पास 2 पाई के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँगा a प्लस प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 पाई। यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स बेटा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? बताइए। सिंपल सी बात है। तो बेटा ए कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 टाइम्स ए आ रहा है, तो ये 6a प्लस डी कितनी मरतबा है बेटा? डी है प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d, तो ये हो गया 6d, फिर 4d हो गया तो 10d और प्लस 5d यानी कि 15d। तो 6a प्लस 15d इज इक्वल टू 2 पाई। ये मेरे पास बेटा ए और डी से कनेक्टिंग दूसरी इक्वेशन बन गई। ये बात समझ आती है बेटा? बताओ, कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक? तो बेटा जो पहली वाली इक्वेशन है ए और डी से कनेक्टिंग, वो क्या है कि a+5d इज इक्वल टू 4a, लिहाजा 5d विल बी इक्वल टू 4a - a यानी कि 3a। लिहाजा जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे हम 5d/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे हम 5d/3 लिख देते हैं और d की वैल्यू बेटा हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। यानी कि बेटा ये क्या हो गया? 6 × 5 30 हो गया, 30/3 हो गया 10, तो ये 10d+15d इज इक्वल टू 2 पाई। लिहाजा ये हो जाएगा 25d इज इक्वल टू 2 पाई। तो बेटा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? 2 पाई/25। इस बात से बेटा एग्री कर दो? बताओ। और a क्या हो जाएगा बेटा? a आपके पास हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय d, तो ये d की जगह बेटा 2 पाई/25 लिख देंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 25 क्या होता है? 1/5। तो बेटा ये a इज इक्वल टू 2 पाई/3 टाइम्स 5 यानी कि 2 पाई/15 हो जाएगा। ये a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2 पाई/15। ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, वही तो निकालना था ना हमने, यानी कि जिसको मैंने थीटा लिया हुआ है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेक्टर बनाया हुआ है, उसका एंगल थीटा है, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए बेटा हमारे पास 2 पाई/15 के बराबर आ गया, यानी कि ये एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर बेटा 2 पाई/15 के बराबर आ गया। सो रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? हमारी रिक्वायरमेंट है पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर निकालना। तो ये वर्किंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा विद ग्रीन पेन। तो पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 5 + 5 + 5 टाइम्स थीटा। ठीक है, बिकॉज r+r+ द आर्क लेंथ, तो 5 + 5 हो गया 10 एंड देन +5 टाइम्स थीटा, और थीटा यानी कि आपके पास स्मॉलेस्ट सेक्टर का एंगल जो कि क्या है बेटा? 2 पाई/15 के बराबर है। ये बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी से बताएं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15, बेटा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3 होता है, यानी कि 10 + 2 पाई/3। सो 10 + 2 पाई/3 जो है बेटा ये पैरामीटर है ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, यानी कि 12.094, 12.094 हो गया बेटा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता देंगे कि 12.1 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द पैरामीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए प्लीज, हरी आपको एक रिस्पॉन्स जल्दी से, ईच एंड एवरी वन। ये आपका पार्ट है, हो गया। इतनी वर्किंग कॉपी कर लें, हो जाए तो बताएं। उसके बाद बेटा पार्ट बी देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है, तो ये पार्ट बी मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। ठीक है, पार्ट बी में बेटा क्या कह रहा है कि द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 2k+3, k+6 and k respectively, given that all the terms of the geometric progression are positive, calculate the value of the constant k। ठीक है बेटा, अब ये जो पार्ट बी है इसका पार्ट ए से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये एक अलग चीज है। सो कहता है कि भाई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें शुरू की 3 टर्म्स आपको ये बताई हुई है। ठीक है बेटा, तो जाहिर सी बात है बेटा, जब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो वहां पे कॉमन रेशो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि टर्म 2/टर्म 1 के बराबर होता है, जो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा टर्म 3/टर्म 2 के। यानी कि बेटा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो उसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो लाजमी सी बात है ये
कंडीशन तो फुलफिल होनी ही होनी है, ठीक है ना बेटा। सो टर्म 2 ओवर टर्म 1 क्या हो जाएगा बेटा, k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू टर्म 3 ओवर टर्म 2 यानी कि k डिवाइडेड बाय k प्लस 6, यानी कि k प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इज मल्टीप्लाइड बाय 2k प्लस 3, यानी कि बेटा एक्सपेंशन कराएं एंड सिंप्लीफिकेशन करा दें, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह बेटा k लिख दिया और जहाँ पे b है वहाँ पे 6 लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k, लिहाजा k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k, यानी कि बेटा ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 12k माइनस 36 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, लिहाजा k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। तो 3 टाइम्स 12 और सब्ट्रैक्शन करके वी नीड टू गेट माइनस 9 इन बिटवीन, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 12k माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि टेकिंग k एज कॉमन मल्टीप्लाई बाय k प्लस 3 टेकिंग माइनस 12 एज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, लिहाजा k प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो k की बेटा एक वैल्यू माइनस 3 हो गई और k की एक वैल्यू हो गई 12। लेकिन चूंकि बेटा सवाल कह रहा है कि ऑल द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव, सो k इज इक्वल टू माइनस 3 विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज बेटा आपको दिख रहा है कि k जो है वो तीसरी टर्म इटसेल्फ है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो k इज इक्वल टू माइनस 3 विल बी रिजेक्टेड ओवर हेयर, ठीक है। सो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ k इज 12, k की जो वैल्यू बेटा एक्सेप्टेबल है डेट इज 12 ओनली, दिस इज योर ओनली आंसर। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताइए। उसके बाद बेटा पार्ट 2 कर लेते हैं, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, कॉमन रेशो भी चाहिए होगा और फर्स्ट टर्म भी चाहिए होगी। तो पार्ट 2 की वर्किंग जो है मैं टॉप पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो पार्ट 2 की वर्किंग बेटा ये मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2k प्लस 3 और k की जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है डेट इज 12, सो 2 टाइम्स 12 एंड देन प्लस 3, तो 24 प्लस 3 हो गया 27, तो फर्स्ट टर्म बेटा हमारे पास 27 के बराबर हो गई। और कॉमन रेशो बेटा इस तरह निकाल लो कि या तो टर्म 2 ओवर टर्म 1 कर लो या टर्म 3 ओवर टर्म 2 कर लो, ठीक है ना। तो मैं टर्म 3 ओवर टर्म 2 कर लेता हूँ, k डिवाइडेड बाय k प्लस 6, आप चाहो तो टर्म 2 ओवर टर्म 1 करके कर लो। तो k की वैल्यू एक्सेप्टेबल है डेट इज 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 यानी कि 12 ओवर 18, तो बेटा 12 ओवर 18 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है 2 ओवर 3, लिहाजा कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 ओवर 3 हो गई। तो क्या निकालना है बेटा, सम टू इन्फिनिटी निकालना है, तो सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यानी कि सम टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ओवर 3, यानी कि बेटा सम टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3, यानी कि सम टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 81, 81 विल बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताइए। कोई ऐसा स्टेप जो कि रिपीट करना हो तो प्लीज काइंडली बताओ। इज इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन बेटा। अल्लाह हाफिज, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज।